ग्रेविटी का मतलब डेंसिटी से है, ठीक। आवाज आ रही है बेटा? हेलो बाकी बिहारी शरण, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ठीक। नाउ सल्फर, तो सल्फर में याद होगा बेटा कि हमने बात किया था दो इसके एट्रॉपिक फॉर्म है, रॉम्बिक है और मोनोक्लिनिक सल्फर है। इसमें एक चीज था, हमको कैसे प्रिपेयर करते हैं और चीजें तो आपने पढ़ा था। इसके प्रिपरेशन के लिए, तो प्रिपरेशन में क्या होता है कि रॉम्बिक सल्फर कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें सल्फर को रोल्ड करके, जिसको रोल सल्फर कहते हैं, उसको कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व करके, यानी रोल्ड सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व करके और इवेपोरेट कर लो, तब जो है आपको रॉम्बिक सल्फर ऑब्टेन्ड होता है। दैट इज rhombic sulfur is obtained by evaporating the solution of roll sulfur in carbon disulfide। कार्बन डाइसल्फाइड कल भी मैंने बताया था CH2 होता है फार्मूला। तो कार्बन डाइसल्फाइड सोल्यूशन में डिजॉल्व करके सल्फर को जब इवेपोरेशन करोगे तो आपको रॉम्बिक सल्फर मिलता है। इसी तरह से मोनोक्लिनिक सल्फर कैसे ऑब्टेन्ड होता है, तो मोनोक्लिनिक सल्फर के लिए बेटा जब रॉम्बिक सल्फर को क्या करेंगे, डिजॉल्व करके और इसको बॉयल करेंगे, और बॉयल करने पर क्या करेंगे, फिर उसको तब तक बॉयल करेंगे जब तक उस पर क्रस्ट ना पड़ जाए। क्रस्ट का मतलब समझते हो, ऊपर एक जैसे दूध जलाते हो तो पपड़ी टाइप का पड़ जाता है, नहीं, उसी को क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट फॉर्म हो जाए, और जब क्रस्ट फॉर्म हो जाए तो देन उसको आप कूल कर दो, ठंडा करो, और ठंडा करने के बाद उसके क्रस्ट में 2 होल बनाओ, और इन होल से जो नीचे लिक्विड होता है उसको पोर्ड आउट कर देते हैं, और फिर क्रस्ट को जब रिमूव करते हैं तो हमें मोनोक्लिनिक सल्फर ऑब्टेन्ड होता है। एक निडल शेप्ड दिया होगा, तो निडल शेप्ड उसका निडल के आकार का होता है, निडल की तरह का होता है, इसीलिए निडल शेप्ड वर्ड यूज किया है। यानी मोनोक्लिनिक सल्फर कैसे बनेगा बेटा, रॉम्बिक सल्फर को आप डिजॉल्व करके कार्बन डाइसल्फाइड में या सॉल्वेंट में कह लो, तो वो तब तक बॉयल करो जब तक क्रस्ट ना फॉर्म हो जाए। क्रस्ट फॉर्म होने के बाद उसको ठंडा होने दो, और फिर क्रस्ट पर 2 होल बनाते हैं, और उस होल को क्या करेंगे कि उससे जो लिक्विड उसमें है अंदर उसको रिमूव कर देते हैं, पोर्ड आउट करते हैं, और फिर क्रस्ट को जब हटा करके ड्राई कर लेते हैं तो हमें निडल शेप्ड मोनोक्लिनिक सल्फर के क्रिस्टल ऑब्टेन्ड होते हैं। और इस तरह से जो है ये सल्फर आपका मोनोक्लिनिक और रॉम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर फॉर्म होता है। इस S8 के बजाय S6 लेकर के S20 तक के भी सल्फर के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें S6 जो होता है, S6 इसको साइक्लो S6 भी कहते हैं। S6 जो है ये चेयर फॉर्म में होता है, चेयर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। चेयर माने ये इस तरह से हुआ, ये इस टाइप में बन गया चेयर की तरह, एक सल्फर यहां, देन सल्फर सल्फर सल्फर, ये चेयर की तरह होता है, इसीलिए इसको चेयर फॉर्म सल्फर बोलते हैं। इसमें जो सल्फर सल्फर के बॉन्ड लेंथ होगी वो आपकी 205.7 पिकोमीटर की होती है, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो 102.2 डिग्री का होता है। यानी S6 जो होता है सबसे मेन होता है, S6 से लेकर के S20 तक के मॉडिफिकेशन में जो डिफरेंट कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं, और S6 जो है ये चेयर फॉर्म में होता है, सबसे मोर स्टेबल फॉर्म में जो पाया जाता है, और इसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है 205.7 पिकोमीटर, और बॉन्ड एंगल 102.2 डिग्री का होता है। और इसमें एक और फॉर्म होता है बेटा, सल्फर जो है जैसे O2 होता है, याद होगा O2 में मैंने बताया था कि सल्फर भी S2 रूप में एग्जिस्ट करता है, और वो कब, जब टेम्परेचर 1000 केल्विन होता है या इससे अधिक होता है। इस कंडीशन में जैसे O2 हमने बताया था पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि इसके जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, सेम उसी मैनर में S2 भी पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि इसके भी क्या होगा, जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा।
अंतर दोनों में क्या आएगा, ऑक्सीजन में 2p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि सल्फर में 3p में होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएगी। ओके, और कोई अंतर नहीं होगा। यानी O2 की तरह H2 भी पैरा मैग्नेटिक नेचर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में या p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा सल्फर डाई ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ये सल्फर का एक ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड होता है या गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन की बात करो बेटा, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म व्हेन सल्फर इज बर्न्स विद ऑक्सीजन और एनी सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर जैसे आयरन पायराइट है 4Fe2 प्लस 11O2, ये चेंज हो जाएगा टू Fe2O3 प्लस 8SO2। इसी तरह से अदर आप सल्फाइड ले लो, PbS प्लस 3O2, PbS को गैलेना बोलते हैं बेटा। ये जब बर्न करेगा तो 2PbO प्लस 2SO2, यानी चाहे सल्फर को बर्न करो, चाहे आप किसी सल्फाइड ओर को बर्न करते हो या रोस्टिंग उसको कहते हैं सल्फाइड ओर होता है, तो तब हमें सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। इसमें HgS ले सकते हो, ZnS ले सकते हो, किसी को ले लो, सभी सल्फाइड ओर होंगे, सेम रिएक्शन होगी। ओके, ये इसके जनरल प्रिपरेशन में है। अगर हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करें तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म when any sulfide compound is reacts with sulfuric acid, वो भी dilute sulfuric acid, जैसे सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस H2SO4 डाइल्यूट, देन ये बन जाएगा बेटा Na2SO4 प्लस SO2 प्लस H2O। ये लेबोरेटरी प्रोसेस होता है कि लैब में किसी सल्फाइड कंपाउंड को, अब सोडियम के बजाय क्या कर सकते हो, पोटेशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिएक्शन होगी। तो किसी भी सल्फाइड कंपाउंड को जब डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तब भी सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड होती है। ये लेबोरेटरी प्रोसेस होती है। ओके, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में बेटा, इंडस्ट्रियली सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय सल्फाइड और आर बाय बर्निंग सल्फर। आपकी बुक में एनसीईआरटी में केवल सल्फाइड और दिया है, बट डायरेक्ट सल्फर है तो सल्फर को भी बर्न करके बनाया जाता है, बुक में नहीं दिया है, लेकिन ये जान लो दोनों को यूज करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड आइदर बाय बर्निंग डायरेक्टली सल्फर और सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर को प्रेफर किया जाता है, क्यों? क्योंकि सल्फर जो लोगे, सल्फर आपने अलग किया है, उसको जो है आपने प्योरीफाई किया है, जबकि सल्फाइड ओर से सल्फर डाइऑक्साइड जो ऑब्टेन्ड होगा वो फ्री में होगा। फ्री में हमने क्यों कहा? क्योंकि सल्फाइड ओर का रोस्टिंग किया जाता है, ठीक ना, और जब रोस्टिंग करोगे तो क्या होगा, अपने आप सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा और ओर की आप मेटलर्जी तो करोगे ही करोगे। यानी सल्फर डाइऑक्साइड जब ओर से ऑब्टेन करते हो तो ड्यूरिंग रोस्टिंग आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल जाती है, यानी उसमें अलग से आपको सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनाना पड़ता है। ओके, इसीलिए प्रेफर करते हैं। एक चीज और जान लो, दूसरा, जब सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होता है तो इसमें 6 to 8% सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी फॉर्म होता है, बट सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी अधिक होती है। ओके, अब सल्फाइड ओर को जब आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड होती है, जिसमें लिटिल अमाउंट में सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है। सल्फर डाइऑक्साइड को बेटा 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब इसको लिक्विफाई करते हैं तब हमें प्योर सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड होती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है सल्फर डाइऑक्साइड का 263 केल्विन होता है।
वंस अगेन सल्फर डाइऑक्साइड जो होगी इसका बॉइलिंग पॉइंट 263 होता है। इसको लिक्विफाई करके आसानी से 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिक्विफाई होता है। लिक्विफाई करके और रूम टेम्परेचर होगा लिक्विफाई करने के लिए और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाना पड़ता है। सल्फर डाइऑक्साइड इजीली लिक्विफाई हो जाती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 263 केल्विन है और हमें प्योर सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड हो जाती है। ओके, अदर प्रॉपर्टी सल्फर डाइऑक्साइड की बेटा, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस। कलरलेस तो होगी बट इसकी स्मेल जो है वो पंजेंट होती है। अदर प्रॉपर्टी सल्फर डाइऑक्साइड हैज हाई अफिनिटी टुवर्ड्स वाटर, दैट इज वाटर के प्रति इसका अफेक्शन अधिक होता है। इसका मतलब कि व्हेन इट कम्स इन द कांटेक्ट ऑफ वाटर इट कंबाइंस एंड गिव्स सल्फ्यूरस एसिड, यानी H2O के कांटेक्ट में बेटा जब आएगा तो ये आपको सल्फ्यूरस एसिड देगा। एक चीज और देखना बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड का जो रिएक्शन होती है वो सिमिलर मोस्ट ऑफ द केसेज में सिमिलर टू द कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता तो क्या बनता, कार्बोनिक एसिड H2CO3 बन जाता है कि नहीं। अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड होता, इसीलिए लिखा गया है कि सिमिलर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाता सिमिलर मैनर में। ओके, अदर रिएक्शन भी आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट है बेटा, विद एल्कली आर बेस इट फॉर्म्स करस्पॉन्डिंग साल्ट, जैसे 2NaOH प्लस SO2, ये आपको क्या दे देगा, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड प्लस वाटर। अगर एक्सेस में हो जाए बेटा, इफ यू यूज एक्सेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड तो देन दिस सल्फाइड विल चेंज टू बाइसल्फाइड। ओके, कैसे, Yes. Na2SO3 प्लस SO2 प्लस H2O ये चेंज हो जाएगा 2NaHSO3 सोडियम बाई सल्फाइड। इसी तरह कैल्शियम होगा तो कैल्शियम बाई सल्फाइड, पोटेशियम होगा तो पोटेशियम बाई सल्फाइड। और ये रिएक्शन सिमिलर टू कार्बन डाइऑक्साइड है। ये रिएक्शन हम केवल आपकी जानकारी के लिए लिख रहे हैं, चूंकि वहां दिया है इसलिए आपको दिखा रहे हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, यानी कार्बोनेट साल्ट बना, और एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड कर दोगे तो ये भी क्या दे देगा, बाई कार्बोनेट साल्ट 2NaHCO3। सिमिलर मैनर में हुआ कि नहीं हुआ। यहां पर सल्फाइड साल्ट बना सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, एक्सेस में आपने कर दिया सल्फर डाइऑक्साइड तो बाई सल्फाइड में चेंज हो गया। सिमिलर मैनर में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट साल्ट बनाता है, एक्सेस में कर दोगे तुरंत वो बाई कार्बोनेट साल्ट में चेंज हो जाता है। नीचे की रिएक्शन हमने केवल आपको कंपेयर करने के लिए दिखाया है और ऊपर वाली रिएक्शन आपको जानना है। ओके, यानी दोनों की रिएक्शन लगभग सिमिलर मैनर में होती है। ओके, अदर प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड reacts with chlorine in the presence of charcoal, एडजॉर्प्शन चैप्टर में याद होगा चारकोल आपको बार बार मिला होगा, चारकोल, तो दिस फॉर्म्स SO2Cl2, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। और इसीलिए इसके यूज में बेटा दिया होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज ए एंटी क्लोर। एंटी क्लोर का मतलब होता है द मटेरियल व्हिच रिमूव्स द इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज नोन एज एंटी क्लोर। एंटी क्लोर का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड, ऐसा मटेरियल जो क्लोरीन के इफेक्ट को खत्म करे। क्लोरीन के इफेक्ट को खत्म कैसे करेगा, क्लोरीन से रिएक्शन कर जाएगा और क्लोरीन को हटा देगा। तो कहीं भी अगर क्लोरीन है तो सल्फर डाइऑक्साइड पास कराओगे तो वो सल्फ्यूरिल क्लोराइड में चेंज हो जाएगा और इस तरह से एंटी क्लोर की तरह बिहेव करता है। क्लियर। नेक्स्ट इसका है बेटा, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट। इसका डिटेल रिएक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड में पढ़ोगे, है ना। ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपरेशन की रिएक्शन है, अभी हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे।
तो दिस फॉर्म सल्फर ट्राई ऑक्साइड. This reaction is used for the preparation of sulfuric acid. So when sulfur dioxide oxidizes in the presence of vanadium pentoxide catalyst, it gives sulfur trioxide. Okay, ये रिएक्शन है. Yes, sir. ओके इतना हो गया. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बताते हैं इसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की. और याद होगा सल्फर डाइऑक्साइड में बेटा हमने कहा था कि इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर. तो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. दो तरह से है, क्यों अभी आपको दिखाते हैं. रिड्यूसिंग नेचर होता क्या है बेटा, इन द एक्वस मीडियम सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूसिंग इन नेचर. बुक में मॉइस्ट वर्ड लिखा है, मॉइस्ट का मतलब वही एक्वस मीडियम हुआ या वाटर के प्रेजेंस में. तो कैसे होता है इसको आप समझो कि when it is comes in the contact of water or moisture, so then it changes to the sulfuric acid and removes or gives nascent hydrogen. Okay, यहां इसको आप समझ लो कैसे हुआ. सल्फर डाइऑक्साइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था. सल्फ्यूरिक एसिड में जब चेंज हुआ तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ. तो ये इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड हुआ, यानी अदर मटेरियल को क्या कर देगा, रिड्यूस करेगा. रिड्यूस कर ठीक, देगा. एक चीज क्यों रिड्यूस किया, यही नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूस कराएगा. क्यों, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हो, रिडक्शन. एक सिंपल रिएक्शन जान लो, जैसे हमने लिया Cl2 को, Cl2 + SO2 + 2H2O, ये क्या बन गया, H2SO4 देन 2HCl. तो यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां ClH को ग्रहण किया कि नहीं किया, तभी तो ये Cl बना. Cl 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था, यहां -1 में हो गया. ठीक, रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, Cl को रिड्यूस कर दिया और ये इटसेल्फ +4 से +6 में चला गया, ऑक्सीडाइज हो गया. क्लियर. इसी तरह से ये आपके यहां नहीं दिया है, दिस इज ओनली फॉर जानकारी. इसी तरह से जैसे ये दिया है आपके यहां फेरिक कंपाउंड को, जैसे फेरिक सल्फेट है FeSO3 देन SO2 + 2H2O, ये फेरिक साल्ट को, फेरिक में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसको रिड्यूस कर देगा +2 में FeSO4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +2H2SO4 में. यहां पर ये क्या किया बेटा, फेरिक साल्ट को फेरस साल्ट में रिड्यूस कर दिया. रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हुई. बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, लेकिन यहां पर उनको छोड़ो, जो आपके लिए है इतना काफी है. एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो क्या है, यहां देखो कि पोटेशियम पर मैग्नेट को मैग्नीज साल्ट में चेंज कर देता है. यहां भी रिडक्शन रिएक्शन होगा. कैसे, 2KMnO4, मैग्नीज देखो बेटा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5SO2 + 2H2O, ये दे देगा K2SO4 + 2MnSO4, Mn देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, एंड +2H2SO4. ओके, यहां देखो बेटा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीज था, और एक इसमें चेंज हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. सल्फर डाइऑक्साइड में बताना ही नहीं है कि +4 से किसमें चेंज हो रहा है, +6 में. तो यहां पर इसने पोटेशियम परमैंगनेट को मैग्नीज साल्ट में रिड्यूस कर दिया है. ओके, ये भी रिडक्शन रिएक्शन है, बट दिस रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. रीजन इसका, बिकॉज दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस. हाउ, you should know, potassium permanganate is pink in color. पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर का होता है बेटा. जब इस सॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड पास कराओगे तो पोटेशियम परमैंगनेट में जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 में चेंज होगा, और इसके कारण से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा,
पिंक से कलर लेस हो जाता है। ठीक, जो पिंक कलर होता है सोल्यूशन का वो क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। और अगर सोल्यूशन कलरलेस हो गया तो जो गैस आपने पास कराया है इसका मतलब वो सल्फर डाई ऑक्साइड होती है। यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज डिटेक्टेड बाय पासिंग थ्रू द पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। हाउ? तो व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू द pink solution of potassium permanganate, the solution becomes colorless, and this colorless solution proves the sulfur dioxide gas. Okay, तो चूंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस के डिटेक्शन में यूज की जाती है बेटा, इसलिए ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है हाउ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज डिटेक्टेड, तो आप ये बताओगे बाय पासिंग थ्रू द पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, बाय पासिंग द पिंक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट गेट्स कलरलेस। ओके, ये आ जाएगा आसानी से। इतना समझ में आया बेटा सबको? यस सर। अब एक चीज और समझ लो बेटा, हमने आपको कई बार बताया है नेसेंट कोई भी निकले, चाहे क्लोरीन निकले, चाहे हाइड्रोजन निकले, चाहे ऑक्सीजन निकले, XYZ निकले, वो निश्चित रूप से एक और ही काम करता है। वो क्या काम करेगा? ब्लीचिंग एजेंट का काम करेगा। और इसीलिए कोई भी कलरफुल कंपाउंड है, अब कोई भी माने दुनिया के सभी को नहीं, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, बट ये जैसे सिल्क है, ऊल है, इन सबको ये कलर कर देता है डिस्कलर, तो देन क्या होगा, ये नेसेंट हाइड्रोजन होगी और ये क्या करेगा, कलरलेस कर देगा। ओके, बट इसको मिटा दें। एक और चीज इसमें समझाना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताता है कि द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज टेम्परेरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, व्हाई द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज टेम्परेरी। ओके, रीजन क्या है बेटा? द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ, आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड इज ड्यू टू नेसेंट हाइड्रोजन एंड व्हेन इट केप्ट इन ओपन एयर। जो कलरलेस है, जब इसको ओपन एयर में रखोगे तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन तो कलरलेस के साथ प्रेजेंट ही है, और जब ओपन एयर में आएगा तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और क्या होगा, इसका कलर अगेन आ जाएगा और जो H2 था वो H2O में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ओके, और इसीलिए जो कलरलेस कंपाउंड है या कलरलेस मटेरियल है वो अपने कलर को रीगेन कर लेगा। ये पॉइंट समझा? डिसकलर या ब्लीचिंग एक्शन क्यों हुआ? ड्यू टू हाइड्रोजन है, और जब तक हाइड्रोजन है तभी तक वो कलरलेस है, और जैसे ओपन एयर में रखोगे क्या होगा, वो एयर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, वो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर के वाटर में चेंज होगा और हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यानी अगेन वो मटेरियल कलर को रीगेन कर लेता है और कलर फुल हो जाता है। तो इसी कारण से क्या होगा कि द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज टेम्परेरी नॉट परमानेंट। ओके, ये इसका ब्लीचिंग एक्शन है। बोलो सर, नेसेंट मतलब होता क्या है सर? नेसेंट माने होता है नवजात। नेसेंट माने नवजात, तुरंत जो पैदा हुआ हो ड्यूरिंग रिएक्शन। जैसे जब आप रिएक्शन वाटर में जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, उसी को नेसेंट बोलते हैं। अगर आप कहीं हाइड्रोजन बना करके रखे हो उसको यूज करोगे तो वो आप कैसे लिखोगे, दोनों में अंतर जान लो। नेसेंट को ऑलवेज एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं, 2H को हम 2H लिखेंगे, H2 नहीं लिख सकते। अगर H2 लिख दिए तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म होगा। नेसेंट को ऑलवेज एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं और वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन तुरंत प्रोड्यूस होता है। नेसेंट माने नवजात होता है, नवजात माने तुरंत का पैदा हुआ, तुरंत का बना हुआ। ओके, और अगर मॉलिक्यूलर है तो वो H2 में लिखा जाएगा। ओके, ये लिखने का तरीका होता है। नेसेंट कभी भी एटॉमिक रूप में होगा, और आप लोग जानते ही हो कि एटॉमिक रूप में वो क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होता है। नेसेंट कभी भी होगा मोस्ट रिएक्टिव नेचर का होता है, क्योंकि वो एटॉमिक स्टेट में होता है, अनस्टेबल होता है। जबकि मॉलिक्यूलर स्टेट में होगा तो लेस रिएक्टिव होगा। और याद होगा आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, उसमें जो है तो कोलिजन थ्योरी बताती है क्या
कि मॉलिक्यूल जो बनते हैं पहले उनका बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होता है रिएक्टेंट का, एटम के फॉर्म में आएगा, एटम उसके कोलाइड करते हैं, कोलाइड करेंगे तो उसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी उनमें जो है एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी होगी, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तब जाकर के प्रोडक्ट बनता है। और उसमें एक और टॉपिक आता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। सब कुछ होते हुए भी अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तब भी प्रोडक्ट नहीं बनता है। प्रॉपर ओरिएंटेशन इसका मतलब ये समझ लो कि जैसे मोबाइल मान लो चला दिए और उसके बाद लगा मोबाइल चला करके गेम खेलना शुरू किए, घर वाले समझ रहे हैं बबुआ पढ़ रहा है और बबुआ इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में है, गेम खेलना शुरू कर दिया है कि नहीं, वो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ बेटा, ठीक ना। या जैसे मान लो कि हम मोबाइल रखे हैं और पीठ की ओर पीछे मोबाइल रख दें तो जो लिखा है वो नहीं दिखेगा, कहानी तो मान लो बोल रहे हैं, दिख रहा है, सुन रहा है, लेकिन सुनाई दे रहा है, लेकिन जब तक लिखा और सुनाई दोनों नहीं देगा तब तक जो है प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा, नहीं। हमें समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। इतना समझ में आया बेटा। यस सर। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। सल्फर डाइऑक्साइड भी बेटा रिजोनेंस शो करता है, कैसे होगा, ओ ओ लोन पेयर, देन सल्फर डाइऑक्साइड, अब डबल बॉन्ड इधर कर दो, कोऑर्डिनेट इधर कर दो, लोन पेयर कर दो, रिजोनेंस हाइब्रिड ले लो तो एस लोन पेयर ओ ओ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और यानी 1 2 3 रिजोनेंस स्ट्रक्चर हुए। इसका बॉन्ड एंगल बेटा होता है 119.5 डिग्री और जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 143 पिकोमीटर होगी। 1 2 3 है यानी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ और स्ट्रक्चर एंगुलर, एंगुलर या इसी को जो है बेंट भी कहते हैं, ओके। तो इस तरह से जो है इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, एंगुलर स्ट्रक्चर होगा और जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं, बॉन्ड लेंथ 143 पिकोमीटर होता है और जो बॉन्ड एंगल होगा 119.5 डिग्री होता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होगा। सल्फर डाइऑक्साइड के यूज में बेटा, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर। सेकेंड, इट इज यूज्ड एज ए bleaching agent for wool and silk. Next, it is used for the preparation of disinfectant, germicides, sulfuric acid, calcium bisulfite, sodium bisulfite, calcium sulfate, sodium sulfate, etc. यानी कोई भी सल्फाइट और सल्फेट कंपाउंड है तो आसानी से इसे बना सकते हो। अदर जो इसका यूज है, एक और यूज होता है और वो क्या है कि इट लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। और ये कैसा सॉल्वेंट होता है, तो आप बीएससी थर्ड ईयर या एमएससी में जाओगे, एक चैप्टर पूरा है नॉन एक्वस सॉल्वेंट यानी अदर देन वाटर। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में लिक्विड अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब का यूज जो है किया जाता है, ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट के रूप में होते हैं। और डिटेल वगैरह उसमें किस तरह से इनको अलग और यूज करेंगे वो आपको वहां पर जब नॉन एक्वस सॉल्वेंट के रूप में रहेगा तो पढ़ोगे हायर क्लासेस में। बट अभी आप ये जानते रहो कि इसको एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज किया जाता है, यानी लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड को हम एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं फॉर द डिफरेंट ऑर्गेनिक एज वेल एज नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बोथ, दोनों को ही, ओके। नेक्स्ट है बेटा, बोलो सर। लास्ट टॉपिक ओजोन से क्वेश्चन सर। बोलो, कहीं से पूछो। फ्रीऑन सर। फ्रीऑन बेटा कल भी मैंने बताया था, याद होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा या भूल गए होगे, कोई बात नहीं। एक चीज देखो, फ्रीऑन जो है, जो सीएफसी पढ़ते हो बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पॉलीहेलोजन कंपाउंड जो है हेलोकेन हेलोएरिन में लास्ट में दिया है, उसमें सीएफसी फ्रीऑन दिया है। फ्रीऑन का मतलब सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। और फ्रीऑन किसको बोलते हैं, इन्हीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रीऑन्स बोलते हैं। और फ्रीऑन जो है वो फ्रीऑन 11, फ्रीऑन 12, 13, 14 होता है। कैसे होता है,
वन कार्बन के लिए होता है और दूसरा फ्लोरीन के लिए होता है। जैसे अगर CFCl3 है तो 1 कार्बन 1 फ्लोरीन, फ्रियान 1,1। ठीक ना बेटा? अगर 1 कार्बन 2 फ्लोरीन 2 क्लोरीन है तो फ्रियान 1,2। और यही जो है मेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CF2Cl2, जो रेफ्रिजरेटर वगैरह में मेनली यूज किया जाता है। अगर 1,3 की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? CF3Cl, और 1,4 हो गया तो केवल CF4 हो जाएगा। ओके, इस तरह से फ्रियान 1,1 होता है, 1,2 होता है, 1,3 1,4 होता है, बट मेनली बेटा फ्रियान 1,2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसका यूज रेफ्रिजरेटर में एरोसॉल के रूप में, इन सब रूप में करते हैं, जिसमें 1 कार्बन 2 फ्लोरीन 2 क्लोरीन होता है, और इन्हीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही फ्रियान कहते हैं बेटा। और कोई दिक्कत? हेलो सर, बोरेट बफर एक बार एक्सप्लेन कर दो। बोरेट बफर का मतलब क्या होता है? बफर सोल्यूशन क्लास 11th में पढ़े हो, याद है कि नहीं? बताओ। हम पूछेंगे नहीं, वो बफर सोल्यूशन नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? बफर सोल्यूशन क्या होता है? द सोल्यूशन विच प्रोटेक्ट द चेंज इन pH बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज नोन एज बफर सोल्यूशन। याद है? ऐसा सोल्यूशन जो उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस मिलाने पर अपने pH को अनचेंज रखता है, यानी चेंज नहीं होने देता है, रेसिस्ट करता है, उसको हम बफर सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक। और बोरेट बफर का मतलब है कि जो बोरेट यानी बोरैक्स के द्वारा बनाया जाता है। बोरैक्स क्या है? Na2B4O7 10H2O बोरैक्स होता है, जिसको सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट केमिकल नेम इसका होता है। ठीक। बोरैक्स को देसी भाषा में सुहागा कहते हैं, कल भी मैंने बताया था। और बोरेट बफर जो है, जब उस बफर सोल्यूशन का पीएच देखते हैं बेटा तो 9.2 होता है। तो बोरेट यानी बोरैक्स के द्वारा जो बनाया जाता है बफर सोल्यूशन, वही बोरेट बफर होता है। ठीक ना? और ज्यादा जो है आपको बफर सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है तो एक बार 11 में जब चले जाओगे, चूंकि अब पढ़ाने लगेंगे तो अननेसेसरी टाइम किल करेगा आपका, वहां पढ़ लेना कि बफर सोल्यूशन किसको कहते हैं। बट इन जनरल बफर सोल्यूशन माने आप समझ लो ऐसा सोल्यूशन जिसमें एसिड या बेस मिलाने पर उसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है या पीएच को चेंज नहीं होने देता है, उसे बफर सोल्यूशन कहते हैं। उसमें भी अगर याद हो, आगे आपने पढ़ा है, तो एसिडिक बफर सोल्यूशन होता है, बेसिक बफर सोल्यूशन होता है, ये डिफरेंट टाइप के बफर सोल्यूशन होते हैं। ठीक। कि और कुछ जानना है? बोलो। नो सर, थैंक यू। नाउ बोलो। सब प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्ट करना है तो वही उसका ब्लीचिंग एजेंट वाला रिएक्शन बता देंगे तो हो जाएगा ना सर? ब्लीचिंग एजेंट नहीं, प्रेजेंस को आप उससे बाई पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस थ्रू द केमनोफोर सॉल्यूशन, ये वाला रिएक्शन दोगे डिटेक्शन के लिए। ओके। अच्छा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज डिटेक्टेड बाई पासिंग थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। बाई पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस the pink color of solution of potassium permanganate gets discolor या decolorized। ओके। आगे आप रिएक्शन लिख दोगे। ओके। ये वाला होगा, ब्लीचिंग नहीं लिखोगे। ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। ऑक्सी एसिड समझते हो? ऐसा एसिड जिसमें क्या हो? ऑक्सी ग्रुप हो, दैट इज OH ग्रुप हो सीधा। ऑक्सीजन से मतलब नहीं है उसका, OH से मतलब होता है बेटा, है ना? ऐसा एसिड जिसमें क्या हो? एटलीस्ट 1 OH ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको ऑक्सी एसिड बोलते हैं। या याद होगा क्लास 11th में यस ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ोगे तो उसमें साल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड वर्ड यूज किया है। जैसे देखो HCl ऑक्सी एसिड नहीं होगा, लेकिन अगर आप H2SO4 कहोगे तो ऑक्सी एसिड होगा, क्योंकि यहां पर OH ग्रुप बनेगा। ठीक ना? जैसे यहां देखो सल्फर लोन पेयर OH OH O, ये क्या हो गया? H2SO3, 2 OH ग्रुप है, ऑक्सी एसिड हो गया। लेकिन अगर HCl बनाओगे तो इसमें कोई एसिड है, OH ग्रुप है? नहीं है, दिस इज नॉट ऑक्सी एसिड। HCl HBr HI, दीज आर नॉट ऑक्सी एसिड। ओके।
यानी ऐसा एसिड जिसमें कम से कम एक OH ग्रुप हो वो ऑक्सी एसिड कहलाते हैं। इसी तरह से H2SO4 ले लो, हमने इसका इसलिए लिया है कि आपको सल्फर का पढ़ना है, तो OH S OH डबल बांडो ये आपका क्या हो गया H2SO4। इसी तरह से OH S डबल बांडो O S डबल बांडो OH, ये आपका हो जाता है H2S2O7। ओके, एक और है OH S डबल बांडो O S डबल बांडो OH, ये होगा H2S2O8। इसमें आपको केवल स्ट्रक्चर जानना है सिलेबस में जो आपके है। अच्छा, ये पूरा नहीं दिख रहा है, सॉरी, इसको इधर बनाते हैं। OH S डबल बांडो O S डबल बांडो O OH, अब दिख रहा है ना, H2S2O7। यहां देखो बेटा, तो सल्फर फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड, बट आउट ऑफ दोज these are the stable oxy acids। वन बाय वन, जो नहीं दिख रहा होगा हम फिर से बना देंगे बेटा। जैसे फर्स्ट है सल्फ्यूरस एसिड, और ऑक्सी एसिड मैंने आपको बताया ही, दोज एसिड which contains at least one OH group are known as oxy acid। okay, oxy acid of sulfurs are H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, एक लोन पेयर होगा, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम होगा और दो OH ग्रुप होंगे। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड, दो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होंगे और दो OH ग्रुप होंगे। इसी तरह से H2S2O7, इसको ओलियम बोलते हैं या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं या ओलियम बोलते हैं। पायरो क्यों कहते हैं इसका रीजन आप जान लो। ये चूंकि पायरो मीन्स होता है हीट, जब H2SO4 को हीट करोगे बेटा तो इसमें से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये ओलियम बनता है। तो चूंकि पायरो यानी हीट करके बना है, इसीलिए इसको पायरो बोला गया, और सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करके बनता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम। ध्यान दो बेटा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को जब हीट करोगे तो वाटर निकल जाएगा और आपको मिलेगा H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम, और स्ट्रक्चर इसका ये होगा, ठीक ना। H2S2O7 का स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा ओलियम कहलाता है। क्लियर, कोई दिक्कत? नो सर। एक चीज और देखो, एक और होता है H2S2O8 पराक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पराक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड क्यों कहा गया, इसका रीजन जान लो। जैसे H2S2O7 है, इसी को अगर हम 8 कर दें तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन हमको और बीच में लेना पड़ेगा, और एक ऑक्सीजन आपने बीच में ले लिया तो ये कौन सा ग्रुप बन गया, पराक्साइड ग्रुप बन गया, पराक्साइड ग्रुप, ठीक ना। पराक्साइड ग्रुप बीच में आ गया, इसीलिए हम इसको पराक्सो वर्ड यूज कर देते हैं। और दोनों और सल्फ्यूरिक एसिड के ग्रुप हैं, है कि नहीं। अगर यही बीच से एक बॉन्ड निकाल दो तो H2SO4 इधर, H2SO4 इधर हो गया, इसीलिए क्या बोलते हैं, पराक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड दो है बट पराक्साइड ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अब समझ में आया? तो H2S2O8 को इसीलिए क्या बोलते हैं, पराक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब समझ में आया? अगर इनकी बेसिसिटी की बात किया जाए, बेसिसिटी किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H+ आयन, और आप जानते हो कि वे सभी हाइड्रोजन जो OH के साथ जुड़े होंगे या OH के रूप में जुड़े होते हैं, सभी आयोनाइजेबल होते हैं, इसलिए सबकी बेसिसिटी क्या होगी, 2 होगी। सभी में H जो है OH के रूप में जुड़ा हुआ है, यानी सभी H आयोनाइजेबल होंगे, यानी सभी इनकी क्या होगी बेसिसिटी